प्रश्न देख रहे हैं। चैप्टर का नाम वही है, वैद्युत रसायन और 12th केमिस्ट्री का है। इसमें देख लेते हैं 4 अंक के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, या इसकी कार्यविधि को समझाइए। कुछ भी ऐसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड 3 नंबर या 4 नंबर में आ जाए तो आपको ये सारा कुछ लिखना है। तो सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, और ये टुकड़े टुकड़े में पूछ देता है। जब इतना पूछ दिया तो हो सकता है कि 2 ही नंबर में पूछ दे तो परिभाषा भर लिखना है, आगे और पूछ दे कार्यविधि तो थोड़ा और आगे बढ़ जाना है। तो देखिए, 298 केल्विन ताप, इसको हम 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं। डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 273 केल्विन और साथ में 25 जोड़ेंगे तो 298 केल्विन हो जाता है। डिग्री सेल्सियस को यदि हमको केल्विन में बदलना है तो उस ताप के साथ 273 और जोड़ देते हैं। एवं एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता के हाइड्रोजन आयन के विलयन से उत्पन्न विभव को मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं। तो देख लीजिए, इसमें 3 चीजें हो गई। 298 केल्विन का ताप होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, विलयन की सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। तो जो हाइड्रोजन आयन के कारण विलयन में विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन विभव। तो सीधे 298 केल्विन ताप पर 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता के हाइड्रोजन आयन के विलयन से उत्पन्न विभव को मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। ये अलग से खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है। यदि आप इसको लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं परिभाषा भर पूछा है तो वही लिखिए। अब इसे बनाने की विधि को देख लेते हैं। इसका चित्र भी है तो चित्र से समझेंगे, पहले इसकी शब्द भाषा देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन H+ के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में, पहले तो हम हाइड्रोजन आयन का 1 मोलर सांद्रता विलयन लेंगे और उसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई एक पत्ती के इलेक्ट्रोड को डुबाकर रखते हैं। तो एक पत्ती का मतलब यही है कि ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, उसमें नीचे जो है एक पत्ती की परत बना लेते हैं और उसमें प्लेटिनम ब्लैक लगा देते हैं। यह कांच की एक नली से ढका रहता है। नली में जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है, 1 वायुमंडलीय दाब होता है, और इसमें शुद्ध हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है तथा शीघ्र ही H2 और H2O+ आयनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड एवं कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है, लेकिन यदि अकेला हो तो इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस चित्र को आपको बनाना है और इस चित्र के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो चित्र में क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का 1 मोलर विलयन लेना है। फिर यहाँ ये जो हम प्लेटिनम का ये है, प्लेटिनम का हम एक इलेक्ट्रोड लेंगे और उसमें जो है प्लेटिनम की पतली परत चढ़ा देते हैं और उसको एक कांच की नली के अंदर डुबा देते हैं। और डुबाने के बाद हम इसमें इस कांच की नली में जो है 1 वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस जो है इसमें प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और H2H2O+ के बीच जो है साम्य स्थापित हो जाता है, तब हम इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लेते हैं। अब ये कैथोड भी बन सकता है, एनोड भी बन सकता है, वो परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है। अब देखिए, इसकी कार्यविधि को हमको सूत्र के रूप में लिखना है कि ये काम कैसे करता है। वो तो चित्र के बारे में हो गया। अब हमको बताना है कि ये कब इलेक्ट्रोड है, कब ये जो है एनोड है, किस किस कंडीशन में करेगा। तो मानक हाइड्रोजन SHE ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड होने पर सेल अभिक्रिया, तो H2 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन जो उसमें हाइड्रोजन गैस है वो अपने आयनों में टूट जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालती है। तब वो किसका काम करने लगती है, एनोड का काम करने लगती है। यदि मान लो कोई ऐसा इस पर धातु डुबाया गया है, उसके साथ जब निकालते हैं तो ये कैथोड का काम करने लगे। तो यहाँ पर कैथोड का काम जैसे है तो इसी का उल्टा लिख देंगे। अब इस इलेक्ट्रोड के सेल बाईं ओर और निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो देखिए, H2 है तो H2 लिख दिए। ये 1 एटीएम पर प्लेटिनम है, माने ये जो गैस है 1 वायुमंडलीय दाब पर है और प्लेटिनम द्वारा अवशोषित होती है। इस तरह से इसको लिखते हैं। ये 1 लाइन खींचते हैं माने अर्ध सेल होता है, यदि 2 लाइन खींच देते हैं तो पूर्ण सेल होता है। अब इस इलेक्ट्रोड को हम कौन से विलयन में डुबाते हैं, 1 मोलर विलयन में, H+ आयन के विलयन में डुबाते हैं। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये अर्ध सेल का सूत्र हो गया।
कब? जब ये एनोड की तरह काम करेगा। अब दूसरा है, यदि ये कैथोड पर काम करे तो जो ये हाइड्रोजन होता है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और साथ में ये हाइड्रोजन बनाएगा। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्लस लगाना छूट गया है, ये हाइड्रोजन आयन है। तो 2 हाइड्रोजन आयन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस पर क्रिया होगी? कैथोड पर होगी। अब यहाँ पर ये मिलेंगे कहाँ? तो यहाँ पर ये वाला चीज़ हम लिख दिए कि जो H+ है 1 मोलर विलयन में उपस्थित है और ये अर्ध शेल हो गया। H2 जो है 1 वायुमंडलीय दाब पर कहाँ पर मिलेगा? प्लेटिनम पर मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस सेल को हमको व्यक्त करना है। तो दोनों क्रिया को हमको बताना है कि ये एनोड की भांति काम करेगा तो कैसा अर्ध शेल होगा, और यहाँ पर ये कैथोड की भांति काम करेगा तो कैसा अर्ध शेल होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनस्ट समीकरण को व्युत्पन्न करना है। तो चलिए देखते हैं नरनस्ट समीकरण क्या बताता है और क्या है। देखिए, विद्युत रासायनिक सेलों में विद्युत अपघट्ट विलयन के सांद्रण हमेशा निश्चित नहीं होता है तथा इलेक्ट्रोड विभव विद्युत अपघट्ट के सांद्रण तथा ताप पर निर्भर करता है। तो जो हम विद्युत अपघट्ट यूज करते हैं सेल बनाने के लिए, उसका सांद्रण तो निश्चित नहीं रहता है, बदलता रहता है, और जो विद्युत अपघट्ट का विभव होता है वो सांद्रण पर भी निर्भर कर सकता है और ताप पर भी निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनस्ट ने एक समीकरण दिया। तो उस समीकरण को हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, देखते हैं समीकरण में क्या है। तो किसी अपचयन अर्ध अभिक्रिया के लिए जो नरनस्ट समीकरण है निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए नरनस्ट समीकरण को यहाँ पर देखना है आपको। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कोई सामान्य अभिक्रिया, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर धातु है और धातु जो विलयन में घुली हुई है उसमें N+ आयन है। तो ये N+ आयन को संतुलित करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये Ne इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि यहाँ 4+ होता तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होता। जब ये मिलता है तो वो किस में बदल जाती है? ठोस धातु में बदल जाती है। अब इसके लिए हमको नरनस्ट समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए नरनस्ट समीकरण लिख देंगे, E बराबर E0 - RT/NF और ये है ln, और यहाँ पर ये m बना है तो ऊपर तो m होना चाहिए, यहाँ पर m और नीचे होना चाहिए Mn+1। तो यहाँ m नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ठोस धातु में m की सांद्रण का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर m न लिख के हमने क्या लिख दिया? 1। अब आगे के स्टेप में देखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देता हूँ तो थोड़ा सा आसानी में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये नरनस्ट समीकरण, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर E लिख दिए, E0 लिख दिए, यहाँ माइनस लिख दिए, RT/NF, ये ln लिख दिए, और यहाँ 1/Mn+। इस समीकरण के हिसाब से इसको हम बना दिए। अब बनाने के बाद यहाँ पर होना चाहिए नियम के हिसाब से m/Mn+ होता है, लेकिन यहाँ m नहीं लिखा क्योंकि ठोस धातु के लिए m का मान जो सांद्रण होता है वो 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अगले स्टेप में देखिए कि यह माइनस का क्या हो गया? प्लस। बाकी सारी चीज़ लिखी हुई हैं, ये जो है ये ऊपर चला गया। तो जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो एक माइनस और आएगा और वो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ऊपर वाले चिन्ह में माइनस है, नीचे वाले में चिन्ह में प्लस है। ये प्लस इसलिए होगा क्योंकि ये m जो है बटे का, इसको हमने कहाँ लिख दिया है? ऊपर लिख दिया है। अगले स्टेप में इसको मैं इसी तरह से उतार दिया, ये भी उतार दिया। अब देखिए ये जो ln है, ln का मान जब हम log 10 में बदलते हैं तो इतना और लिखना पड़ता है, 2.303 और log 10 लिख देते हैं। ये नेचुरल log है। नेचुरल log का जो आधार होता है e होता है, और यहाँ पर 10 के आधार में जब बदलते हैं तो ये 2.303 log 10 के बराबर होता है। तो RT मेरे पास पहले से था, NF भी पहले से है, सिर्फ यहाँ पर log 10 रखेंगे तो यहाँ पर ये इतना मान आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो जो इस सूत्र में मान आए हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मान तो मैं रख लिया। E का मतलब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, E0 का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R का मतलब यहाँ पर गैस स्थिरांक है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल है, Mn+ सांद्रण है किसका? एक मोलर सांद्रण है 298 केल्विन पर, और यहाँ पर T का मतलब जो है परम ताप है, उसको हम 298 केल्विन ले ली है। N का मतलब धातु आयन की संयोजकता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग रही है, ले रही है।
F1 का मतलब फैराडे का मान है ये 96,500 कूलाम। यदि यहाँ पर सभी मान रख दें, थोड़ा सा आपको समझना है, यहाँ पर E की जगह पर E रख दिया, E0 की जगह पर E रख दिया। अब यहाँ पर 2.303 की जगह वही रहेगा। R का मान ये रख देंगे, यहाँ गुणे लग दिए 8.31, और इसके बाद यहाँ पर R का मान हो गया। फिर T का मान यहाँ पर 298 लिख देते हैं, 298। और यहाँ पर F का मान 96,500 लिख देते हैं। यदि इसका मान रख दिए, सब हल कर दिए, तो यही जो मान है गुणा होने के बाद 0.059 n हो जाएगा। बाकी इधर का लिखा ही है। तो ये जो मान आ गया, तो एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए ये नरनस्ट का समीकरण कहलाया। तो इस तरह से अकेला इलेक्ट्रोड यदि किसी चीज में डूबा है तो उसके लिए इलेक्ट्रोड का विभव कितना होगा, इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। अब इस नियम को समझते हैं, क्या है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत आवेश या विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब यही है कि यदि हम जितनी विद्युत आवेश उसमें प्रवाहित करेंगे, धारा उसमें जो निकलने वाले पदार्थ की मात्रा या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। इस प्रश्न को ऐसे समझ सकते हैं, इसका हल ऐसे जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेल है और यहाँ पर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये जिंक की छड़ है, ये प्लस का काम कर रही है और ये माइनस का काम कर रही है। ये कॉपर की छड़ है। अब इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो जो कॉपर होता है इसमें जमा होता है। कितना जमा होगा, जितनी धारा प्रवाहित करेंगे, आवेश की मात्रा या धारा की मात्रा पर। तो यही है इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम इस तरह से इसको समझ लेते हैं। ये विद्युत अपघटन की क्रिया में है, तो सीधा सीधा विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ये W को कहला गया। उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश के या विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि उसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं t सेकेंड तक, और इलेक्ट्रोड पर जो जमा हुए पदार्थ का मान क्या है, वो W है। तो हम यहाँ लिखेंगे W समानुपाती Q। यदि आप इसको नहीं लिखना चाहे तो लास्ट में जहाँ करके भी लिख सकते हैं, इतना भर लिख दीजिए, तो W/Q हो गया। अब यहाँ पर लिख दिए W = IT, क्योंकि जो Q का मान होता है वो IT होता है। IT का मतलब कूलाम में विद्युत आवेश की क्या है, ये मात्रा है। तो ये W लिखा, समानुपाती लिखा, Q को बदल के क्या लिख दिए, IT लिख दिए। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक नियतांक आता है, तो ZIT हो गया। तो Z जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा नियम है, उसको समझ लेते हैं। जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन से होकर विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। इसको ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पर ये चित्र है तो चित्र से ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर सेल हैं। अब इन सेलों में हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। जब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो इन सभी को समान धारा प्राप्त होगी। जब समान धारा प्राप्त होगी तो इन पर जो इलेक्ट्रोड हैं उन पर जो है मात्रा एकत्रित होगी। जैसे यहाँ पर ये मात्रा एकत्रित हो गई, इसमें जो विलयन में घुला रहता है वो ठोस में बदलता है, तो यहाँ पर जाकर के जमा होता है। ये इलेक्ट्रोड में जमा हो गया, ये भी कहाँ हो गया, इलेक्ट्रोड में जमा हो गया। कितना जमा होगा, इसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। जितना रासायनिक तुल्यांक जिस पदार्थ का होगा उतना ही उसमें क्या होगा, जमा होगा। यही तो यही है, यदि विभिन्न विलयनों में या विभिन्न सेलों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, समानुपाती होती है। और ये जो चित्र बना है इसी से कि माना श्रेणी क्रम में जुड़ी है दो विद्युत अपघट्यों में विद्युत की मात्रा समान है और उसमें जो निक्षेपित पदार्थ है, यहाँ पर विक्षेपित लिख गया है, आपको ये समझना है कि निक्षेपित है। ये निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं या जमा हुए पदार्थ की मात्राएं W1 W2 हैं, उनके रासायनिक
तुल्यांक E1 E2 है, तो W समानुपाती क्या होगा E, या कह सकते हो कि W1 का संबंध E1 से है, W2 का संबंध E2 से है, W3 का संबंध E3 से है। माने पहले सेल का जो जमा हुआ पदार्थ है वो पहले के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा, दूसरे सेल का जो जमा हुआ पदार्थ है वो दूसरे सेल के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। तो उसको इस तरह से सूत्र में लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न है हमारे पास, संक्षारण किसे कहते हैं? जंग लगने की विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातु के धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो कि नमी हो, गैस हो, तो इसके उपस्थिति में जो धातु क्षय होती है, नष्ट होती है या दूसरे यौगिकों में बदलती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। अब यहाँ पर प्रश्न था कि ये जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। तो चलिए जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझते हैं। इसमें इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है। यदि इस लोहा शुद्ध नहीं है, उसमें दूसरे अवयव मिले हुए हैं, तो वो किसकी तरह काम करेगा? विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करेगा। ऐसे सेल को संक्षारण सेल भी कहते हैं। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड का काम करता है, अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है, और जो नमी में O2 और CO2 विलेय हैं वो विद्युत अपघट्ट का काम करती है। और एक विद्युत रासायनिक सेल के लिए क्या चाहिए? उसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, विद्युत अपघट्ट होता है, वो सेल का काम करने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर वो एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। और उसमें ये रासायनिक क्रिया को हम देख लेते हैं। तो रासायनिक क्रिया क्या है? एनोड पर देखिए 2Fe माने ठोस अवस्था में आयरन है, तो आयरन जो है ये 2 आयनों को निकाल देता है, मतलब टूट रहा है। इसके बाद कैथोड पर क्या होता है? ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन जो घुली हुई है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या किसमें जल बनाती है। यहाँ पर जो समग्र अभिक्रिया है तो FeO2 4H, इसको हम मिलाएंगे, Fe हो गया, फिर ये O2 हो गया, फिर ये 4H हो गया। इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरफ है, उसको लिखते नहीं। इधर हमारे पास Fe बचा, ये H2O बचा। इन दोनों को जब मिला देंगे तो समग्र अभिक्रिया कहलाने लगती है। तो आपको समग्र अभिक्रिया याद नहीं करना है, एनोड की कैथोड की याद करें हैं। इलेक्ट्रॉन को भर नहीं लिखना है, ना उस साइड का ना इस साइड का, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। वहाँ की इस साइड को जोड़ के इधर लिख दें, इस साइड को जोड़ के इधर लिख दें, समग्र अभिक्रिया बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो एनोड है उसका जो विभव है -0.44 है, और जो कैथोड है उसका विभव जो है 1.23 है। अब ये जो दोनों मिल गए तो इस सेल का कुल विभव कितना हो गया? 1.67 हो गया। इसके उपरांत वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा फेरस आयन और अधिक ऑक्सीकृत होकर के फेरिक आयनों में बदल जाते हैं। तो ये जो फेरस आयन है ये ऑक्सीजन और मिलता है, तो ये जल योजित होकर के फिर ये Fe2O3 बना देते हैं। यही क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। तो इस तरह से आपको सारा कुछ लिखना है, और ये रासायनिक क्रिया भी लिखना, एनोड पर कैथोड पर समग्र ये लिखना है। और यहाँ पर बताना है कि ये जो फेरस आयन है ये और अधिक ऑक्सीकृत होकर के जो है फेरिक आयनों में बदल जाते हैं। फिर ये फेरिक आयन जो है जल से मिलते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बना देते हैं, और वही फेरिक ऑक्साइड क्या कहलाती है? जंग कहलाती है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को लिखना है और इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले क्या हैं? धातु की प्रकृति, अधिक क्रियाशील धातु जल्दी संक्षारित होती है। यहाँ पर देखिए धातु में अशुद्धियाँ, जो अशुद्ध धातुएं होती हैं वो जल्दी संक्षारित होती हैं। फिर यहाँ पर है वातावरण, धातु के आसपास जो वातावरण उपस्थित है उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नमी है, खारापन है, लवण की उपस्थिति है, ये SO2 SO3 आदि गैसें हैं, ये संक्षारण को क्या करती हैं? संक्षारण को बढ़ावा देती हैं। तो वहाँ का आसपास का वातावरण पर भी ये निर्भर करता है। तो इस तरह से ये 3 कारक हो गए कि धातु की प्रकृति कैसी है, धातुओं की अशुद्धियाँ हैं और वातावरण कैसा है, उस पर संक्षारण निर्भर करता है। अब इसको बचाव के लिए हम क्या करते हैं? रोधिका या बैरियर स्थापित करना। तो हम क्या करते हैं? यदि लोहे को संक्षारण से बचाना है या कोई धातु को बचाना है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? पेंट लगाते हैं, सतह पर ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, टिन, निकिल, क्रोमियम, जिंक आदि की जो परतें होती हैं वो लगा करके हम क्या करते हैं? संक्षारण को रोकते हैं।
तो कहना चाहिए उसके ऊपर जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो लगा करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। फिर यह है समर्पित बचाव। अब समर्पित बचाव सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है क्या? इस विधि में लोहे के ऊपर इससे अधिक क्रियाशील धातु की तह चढ़ा देते हैं। पिछली बार में जो है कम क्रियाशील की धातु की चढ़ाए थे, इस बार क्या है अधिक क्रियाशील धातु की हम तह चढ़ा देते हैं। इससे लोहे पर कोई संक्षारण प्रभाव होने से पूर्व यह धातु नष्ट हो जाती है और लोहे के पदार्थ बचे रह जाते हैं। तो यदि संक्षारण भी होगा तो जो बाहर की धातु होगी उसका संक्षारण होगा और अंदर जो है वो बचा रहेगा, जैसे गैल्वेनीकरण कहलाता है, उस एक समर्पित बचाव का उदाहरण है। अब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण, यदि आ जाए तब इसको लिखना है कि गैल्वेनीकरण क्या होता है। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहे की सतह पर कोई खरोंच आने पर भी संक्षारण नहीं होता, क्योंकि जिंक और फेरस दोनों में से जिंक का ऑक्सीकरण पहले हो जाता है। इस तरह से है। अब ये सीसा संचायक सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसमें जो मैं थोड़ा थोड़ा खोल देता हूँ इसको आप देख सकते हैं, इसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। शुष्क सेल थोड़ा सा देख लेते हैं। शुष्क सेल में जिंक का एक खोखला आवरण रहता है जिसके ऊपर NH4Cl और कम मात्रा में ZnCl2 जल में बना पेस्ट लगा रहता है। जिंक सिलेंडर एनोड का कार्य करता है। कैथोड एक कार्बन की छड़ होती है। कार्बन की छड़ की चारों ओर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का और कार्बन का चूर्ण भरा होता है। जस्ते के खोखले आवरण के ऊपर मोटे कागज का आवरण लगा होता है और इसमें आयरन और स्टील को लीक प्रूफ करने के लिए लगा देते हैं। तो चलिए इसको पढ़ा देना है सीधे सीधे। तो इसमें जिंक का क्या कहलाया, एक आवरण कहला गया बेलनाकार, इसके अंदर NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है, इसके बीच में Mn2 और कार्बन का चूर्ण भरा होता है, इसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ होती है, इसको कागज से सील कर दिया जाता है और इसके ऊपर धातु की टोपी लगा दी जाती है। यही क्या कहलाता है, शुष्क सेल कहलाता है। तो जो चित्र बना है क्रम से इसी को पढ़ देना है तो ऊपर वही भाषा बन जाएगी। अब मेन है इसकी क्रियाविधि क्या होता है। तो जब सेल कार्य करता है तो जिंक धातु इलेक्ट्रॉन खोकर आयनों के रूप में विद्युत अपघट NH4Cl में विलय हो जाती है। तो सबसे पहले जब ये काम करेगा तो जिंक अपने आयनों में टूटेगा और जो आयन है NH4Cl में चला जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परपथ में गमन करते हैं, कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और NH4 के साथ ही विसर्जित हो जाते हैं। तो देखिए अब इसकी जो क्रिया होती है उसको कैसे कैसे, एनोड पर क्या हो गया, जिंक अपने आयनों में टूट गया, इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। अब ये जो आयन है ये किस में चले जाएंगे, कैथोड में। कैथोड में NH4+ होता है और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। Mn2O3 बन गया, H2O बन गया, 2NH3 बन गया। इस तरह से अब जब पूर्ण अभिक्रिया होती है तो पूर्ण अभिक्रिया में इन दोनों को मिला के लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते तो चाहे जिंक लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये आया तो ये लिख दिए, इसको लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए। इस तरह से समग्र अभिक्रिया बन गई। तो समग्र अभिक्रिया बनाना आसान होता है, कैथोड एनोड की क्रिया को मिला के लिख देते हैं। शुष्क सेल का जो वोल्टेज होता है 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के मध्य होता है। इतना उसका जो है EMF होता है, विद्युत वाहक बल होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलरास का नियम लिखिए, इसके दो उपयोग हमको बताना है। तो देखिए कोलरास का नियम क्या है। कोलरास के अनुसार, ये NCERT से दिया गया है। कोलरास के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, चाहे सीमांत लिख दें, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, उसके धन आयन एवं ऋण आयन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर में निरूपित किया जा सकता है। तो इसको हम सूत्र के रूप में यही लिख सकते हैं। ये जो है सीमांत मोलर चालकता है। अब किसी विद्युत अपघट्ट के सीमांत मोलर चालकता को उसके धन आयन और ऋण आयन के योगदान के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो सीधा सीधा यही हो गया कि किसी विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता को उसके धन आयन और ऋण आयन के योगदान के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यही क्या है, कोलरास का नियम है। अब यहाँ पर ये क्या है, व्यापक रूप में यदि एक वैद्युत अपघट्ट वियोजन पर V+ धनायन और V- ऋणायन देता है। V+ का मतलब मान लीजिए 2 धनायन दिया तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 4 ऋणायन दिया तो यहाँ 4 हो जाएगा, देता है। इसकी सीमांत मोलर चालकता को निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो है कोलरास के नियम का सूत्र है। अब यहाँ पर ये जो λ+ और 0 है, λ- 0 है, ये धन आयन ऋण आयन की सीमांत मोलर चालकताएं हैं।
अब कोलरास के नियम के अनुप्रयोग को समझते हैं। तो यहाँ अनुप्रयोग क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्टों की तुल्यांक चालकता और आणविक चालकता प्रबल विद्युत अपघट्टों से ज्ञात की जाती है। जैसे CH3COH की अनंत तनुता पर आणविक चालकता, मोलर चालकता की गणना। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकालना कठिन होता है जो दुर्बल होता है। तो हम दुर्बल को कैसे निकालें, तो हम प्रबल विद्युत अपघट्टों की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं कोलरास के नियम से। देखिए यहाँ पर अभी हम सवाल भी लगाएंगे, फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास ये एस्टिक अम्ल है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसकी मोलर चालकता गणना करना कठिन होता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये प्रबल विद्युत अपघट्ट लिख लिए, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्ट है। इन दोनों की मोलर चालकता को जोड़ेंगे और इसकी मोलर चालकता को हम घटा देंगे तो हमको किसकी मोलर चालकता मिल जाएगी, एस्टिक अम्ल की मिल जाएगी। अब इसको तोड़ के देखते हैं। यदि हम गणित रूप में लिखें तो CH3CO ये अपने आयनों में टूट गया। यहाँ पर ये हम मोलर चालकता लिखते हैं, सीमांत मोलर चालकता। इसी तरह मैं HCl को तोड़ूं तो H+ और Cl- हो जाएगा। इसी तरह इसको तोड़ूं तो CH3CO- और Na+ हो जाएगा। इसको तोड़ें तो -Na और ये Cl हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम इसको तोड़ लिए, यहाँ पर तोड़ इनको हम वियोजित कर लिए अपने आयनों में। यहाँ पर भी ये Na+ हो गया, ये Cl- हो गया। अब इसमें देख लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से कटती हैं। तो आप देख रहे होंगे Na+ से कट जाएगा, प्लस माइनस में Cl है, ये Cl से कट गया। क्या बचा हमारे पास, यही बच गया ना, CH3CO H+ और H+ CH3CO। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है ये मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की भी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर ये है λc, माने किसी सांद्रता पर तुल्यांक की चालकता, और ये इन्फिनिटी है अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता। इसका जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा कहते हैं। अब कोलरास के नियम से जो अनंत तनुता का है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ΔC और ΔA अनंत तनुता पर दोनों का हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ गया और इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं कोलरास के नियम के प्रयोग से। अब चलिए यहाँ पर है विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर हमको समझाना है। तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारकों और अपचायकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो यदि आपको इतनी बड़ी परिभाषा नहीं लिखना है तो सीधे लिख सकते हैं आप कि वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी होता है, वोल्टेक सेल भी होता है। तो चाहे विद्युत रासायनिक सेल आ जाए, गैल्वेनिक सेल आ जाए, वोल्टेक सेल आ जाए, डेनियल सेल आ जाए, सारे के लिए आपको यही करना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो चलिए, डेनियल सेल का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक पात्र है जिसके अंदर जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और इसके जिंक की इसमें क्या है, छड़ डूबी हुई है। 1 मोलर सांद्रण में ये भरा हुआ है। इसी तरह से यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन है और 1 मोलर सांद्रण का है, इसके अंदर कॉपर की छड़ डूबी हुई है। यहाँ पर जो है ये एक लवण सेतु है और लवण सेतु में आप जानते हैं कि KNO3 होता है और अगर जेली होती है, उन दोनों को मिलाकर के इसमें रखा जाता है। और यहाँ हम बाहर से क्या कर रहे हैं, ये अमीटर लगा दिए और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब धारा प्रवाहित होती है तो होता क्या है, ये जो जिंक होता है अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इसमें विलयन में छोड़ देता है और यही इलेक्ट्रॉन इसकी सहायता से यहाँ पहुँचते हैं। इसमें जो कॉपर होता है विलयन में, उसको ग्रहण करके यहाँ पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया चलती है और इसको अब हमको यहाँ पर लिखना है। तो डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक धातु की छड़ ZnS4 विलयन में डूबी होती है और वही चीज़ जो वहाँ पर शब्दों में बोल रहे थे वही यहाँ लिखना है। कॉपर की जो छड़ होती है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में अलग अलग पात्रों में डुबा कर रखी जाती है। दोनों विलयनों के बीच KNO3 लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ लवण सेतु जो है KNO3 का विलयन हो, KCl का विलयन हो, Na2SO3 का विलयन हो, SO4 का विलयन हो, सोडियम सल्फेट का कोई भी विलयन अगर जेली के साथ मिला करके हम रख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसके बारे में लिख देना है।
लिखने के बाद अब यहाँ से क्रियाविधि चालू होती है। तो यहाँ पर इस सेल में एनोड जिंक इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण होता है। ये देखिए जिंक सल्फ है, ये घुलता है और अपने आयनों को अपने विलयन में डाल देता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अब इसमें जो कॉपर कैथोड है वो उसमें अपचयन होता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो जो कॉपर के विलयन में ये कॉपर आयन होता है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कॉपर सल्फेट बनाता है और उसके जाकर के उसमें जाके जमा हो जाता है उसके इलेक्ट्रोड में। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम संपूर्ण अभिक्रिया रखेंगे। तो संपूर्ण अभिक्रिया में बोला कि ये जिंक लिख दिए यहाँ पर, ये देखिए, फिर ये Cu2+ लिख दिए। इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखा जाता है, क्यों, खत्म हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हम Zn2+ बचा, तो यहाँ पर Zn2+ है और Cu है, तो Cu आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। इस तरह समग्र अभिक्रिया लिखना तो बड़ा आसान होता है। अब यहाँ पर हमको इसके सेल को प्रदर्शित करना है। तो सेल के प्रदर्शन करने के लिए हम देखते हैं कि जो जिंक होता है छड़ होती है और ZnSO4 में डूबी होती है, और यहाँ पर जो COSO4 होता है और उसमें Cu की छड़ डूबी होती है। इस तरह से यहाँ पर इनका सॉल्यूशन लिखा है, जो इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं वो। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, ईंधन सेल किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि का वर्णन करिए। तो ये ईंधन सेल का ये चित्र है, देख लीजिए ईंधन सेल, और ये इंपॉर्टेंट है, NCERT का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो बना हुआ है ये ईंधन सेल है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जा रही है, ऑक्सीजन गैस जा रही है, यहाँ ये विद्युत अपघट्ट है और इसमें ये कैथोड हो गया, ये H2O गैस, ये है एनोड। अब यहाँ पर इसका परिभाषा वगैरह देखते हैं और समझते हैं क्या है, तब फिर चित्र समझेंगे। ऐसे गैल्वेनी सेलों को जिसमें हाइड्रोजन, मेथेन या मेथेनॉल आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम हाइड्रोजन का उपयोग करें हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो इसमें दहन होगा और दहन से जो ऊर्जा निकलेगी वो विद्युत में बदल जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ईंधन सेल कहते हैं। तो ऐसे गैल्वेनी सेल जिसमें हाइड्रोजन का, मेथेन का, मेथेनॉल का आदि ईंधनों का दहन ऊर्जा का सीधे किसमें रूपांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा में, उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। अब ईंधन सेल को बनाते कैसे हैं, सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से सांद्र जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ये सरंध्र पात्र हैं, और यहाँ पर जलीय जो विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें हम इसको क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया दर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जैसे प्रेरकों को इलेक्ट्रोडों में समावेशित किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं नीचे दी हैं। तो जब हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा पैलेडियम मिला देंगे, थोड़ा सा हम वहाँ पर प्लेटिनम मिला देंगे, तो ये क्रिया थोड़ी आसानी होने लगेगी, आसान से हो जाएगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। तो देखिए कैथोड में क्या होता है, कैथोड जो है ऑक्सीजन है, ये जल से रिएक्शन करेगा, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये लेगा और इस तरह से 4OH- यहाँ पर देता है। अब जो एनोड है उसमें पर हाइड्रोजन हम दे रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन से जो 4OH इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसको ये ग्रहण कर लेता है और इसको फिर किस में बदल देता है, जल में, और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकालता है। अब इस समग्र अभिक्रिया को हम देखते हैं कि जो चीज़ दोनों में होती है उसको नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ 4H आ गया, इसमें भी 4OH आ गया, इसको नहीं लिखना है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको नहीं लिखना है। अब यहाँ O2 है तो O2 लिख दिए, H2 है तो H2 लिख दिए, इसको उतार दिए हैं। अब यहाँ पर ये जो है H2H2O तो दोनों तरफ है, तो यहाँ 2H2O है, यहाँ 4H2O है, तो यहाँ पर 2H2O में से तो ये हटा दिए तो कितना बचेगा, 2H2O बनेगा। इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। तो ये ईंधन